हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम रेट कांस्टेंट और उसकी यूनिट डिसाइड करते हैं, यानी कि वेग स्थिरांक और उसकी इकाई के बारे में हम यहाँ पर कल हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। तो आज हम बात कर रहे हैं, आज हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। तो इनमें कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, आज हम वो सारे फैक्टरों के बारे में पढ़ेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। तो आज मैं इसके बारे में आपको, हालांकि थ्योरेटिकली मैं आपको इसके पीडीएफ में नोट सेंड कर चुका हूं, या फिर भी अगर नहीं हो तो केवल आज हम इसके बारे में ओनली डिस्कशन करेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, इसकी अगर हम बात करें तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हम सब जानते हैं जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि क्रिया कारकों की सांद्रता के सीधे सीधे समानुपाती होती है वेग, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हो तो आपके पास अभिक्रिया की रेट यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होती है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और दूसरा हमारा, ये तो था हमारा फर्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी कि अभिकारकों की सांद्रता। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होती है। देखिए बच्चों, अगर रिएक्शन गैसीय अभिक्रिया हो, यानी कि गैसियस रिएक्शन हो, गैसीय अभिक्रिया इट मीन्स गैसियस रिएक्शन, अगर हम गैसियस रिएक्शनों की बात करें तो उनके लिए कंसंट्रेशन यूज़ नहीं करते, सांद्रता यूज़ नहीं करते। उनके लिए हम यूज़ करते हैं अभिक्रियाओं के लिए, गैसीय अभिकारक हो तो उनके लिए हम करते हैं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर गैसियस रिएक्शन के लिए यूज़ करेंगे पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अगर आपके बच्चों अभिकारक जो होंगे वो गैसीय अवस्था में हो तो आपको वहाँ पर आंशिक दाब यूज़ लेना है, यानी कि गैसों के दाब के बारे में बोलना है। तो अभिक्रिया का वेग दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें नंबर सेकंड जो है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारक है वो है नेचर ऑफ सब्सटेंस और प्रोडक्ट। अगर हम बात करें नेचर, यानी कि किसका नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का नेचर और या फिर प्रोडक्ट का नेचर, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिपेंड करते हैं। बच्चों, आपको पता है कि अगर हम सब जानते हैं कि लाइक डिजोल्व लाइट, और दूसरा कि अगर आपका रिएक्टेंट जो है वो इजीली ब्रेकेबल है, यानी कि जल्दी से टूट जाता है। यू नो व्हाट बच्चों, हम सब जानते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्डों का फॉर्मेशन होता है। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बंद बनते हैं। देखिए बच्चों, नाइट्रिक ऑक्साइड का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, NO2 का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं और इससे NO2 बनाते हैं, ठीक है, तो NO से NO2 जब बनता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन करके जब हम NO2 बनाते हैं तो बच्चों ये बहुत ही फास्ट होता है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। लेकिन अगर हम इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करें और इससे CO2 बनाएं तो बच्चों ये बहुत स्लो होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? ये डिपेंड करता है NO के ब्रेक होने पर। तो NO जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाता है और जल्दी से ब्रेक होगा, जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और NO2 बनाएगा। यानी कि नेचर, रिएक्टेंट के नेचर पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट का बनना। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड स्लो मोशन में रिएक्शन करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए CO2 स्लो बनाता है। तो ये इसके नेचर पर डिपेंड कर रहा है। NO फास्ट रिएक्शन करता है, ये इसका नेचर है। CO स्लो रिएक्शन करता है, ये इसका नेचर है। तो इसी तरह नेचर ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट कैसा है, कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन जो रिएक्टेंट है, जो क्रिया कारक है, वो फास्ट रिएक्शन करता है या स्लो रिएक्शन करता है, ये डिपेंड करता है इसके नेचर पर। तो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट यानी कि क्रिया कारक की प्रकृति या अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीसरे नंबर का जो है फैक्टर, तीसरे नंबर का जो कारक है वो है टेम्परेचर यानी कि ताप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों,
टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर क्या रीज़न है कि टेम्परेचर की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होती है? तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकती है टेम्परेचर के, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बच्चों टेम्परेचर की अगर हम बात करें, टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होती है। आखिर क्या रीज़न है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होती है? तो पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज़ होती है। बच्चों अगर हम 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है यानी कि अभिक्रिया का वेग जो है वो कितना होता है? दुगना हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, यानी कि दुगना, ठीक है ना, दुगना या फिर 3 गुना हो जाता है, तिगुना हो जाता है, 2 टाइम्स या फिर 3 टाइम्स हो जाता है। तो बच्चों 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज़ करोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो या तो दुगनी हो जाएगी इनिशियल की या तिगुनी हो जाएगी, तो दुगनी या तिगुनी हो जाती है। इसके पीछे क्या रीज़न है? तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर मॉलिक्यूल जो होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाने की वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं जो क्रिया करते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा, हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो अणुओं के बीच में जो टक्कर होती है, ठीक है ना, जिनकी वजह से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, वो टक्कर बढ़ जाते हैं, कोलिजन बढ़ जाती है, और कोलिजन बढ़ने की वजह से कोलाइड जो पार्टिकल हैं वो बढ़ेंगे, जिससे इनकी एनर्जी इंक्रीज होगी, और एनर्जी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट जल्दी से बन जाएगा। तो बच्चों कुल मिला के बात यह है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इनके बीच में जो टक्कर्स होती हैं, मॉलिक्यूल से टकराते हैं, पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड जल्दी से ब्रेक होंगे और नए बॉन्डों का जल्दी से फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स या 3 टाइम्स यानी कि दोगुनी या तिगुनी बढ़ जाती है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, टेम्परेचर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा। आज हम आपको बता रहे हैं अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें हमने आपको पहला बताया अभिकारकों की सांद्रता, है ना, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि हमने आपको बताया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेट के। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रिएक्टेंट की तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का नेचर डिपेंड करता है, क्योंकि पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसके बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहे हैं, जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज़्यादा है, बंध वियोजन ऊर्जा ज़्यादा है, तो फिर वो स्लो रिएक्शन करेगा। और जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा कम है, वो जल्दी से टूट जाएगा और जल्दी से रिएक्शन करेगा। तीसरा टेम्परेचर था। टेम्परेचर और रेट दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट भी बढ़ेगी, यानी कि अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। और वेग बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में वृद्धि करने पर अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल के बीच में, अणुओं के बीच में टक्कर बढ़ जाएंगी, टक्कर बढ़ेगी यानी कि कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ने की वजह से यहाँ पर कोलाइड पार्टिकल जल्दी से जुड़ेंगे, फ्यूज होंगे, एनर्जी मिलेगी और वो जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आपका चौथा जो फैक्टर है बच्चों, वो है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। तो बच्चों उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। उत्प्रेरक जो होते हैं वो पदार्थ होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर बिना खुद में चेंज किए, यानी कि उनमें खुद में कोई चेंज नहीं होता, बट वो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो विदाउट चेंज इन इटसेल्फ, बिना खुद के अंदर कोई चेंज किए हुए, द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दे, चेंज कर दे। इनके अंदर खुद में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आखिर ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये आपका रिएक्शन प्रोसीड होती है इस डायरेक्शन में, यानी कि प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की प्रगति,
और मैं मान के चलता हूँ पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल की स्थितिज ऊर्जा, वही इसकी एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में यानी कि सक्रियण ऊर्जा की बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि सक्रियण ऊर्जा। तो बच्चों ये आपका रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा है। यहाँ से कोई रिएक्टेंट स्टार्ट होता है बिना कैटेलिस्ट के और वो मैक्सिमम हाईएस्ट एनर्जी ऑब्टेन करके जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। तो ये हाईएस्ट जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की अपनी, जहाँ तक वो पहुँचता है दैट इज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो एनर्जी है वो है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा EA। ठीक है, तो जब हमने रिएक्शन में कोई भी कैटेलिस्ट नहीं डाला उस वक्त एनर्जी है EA1। लेकिन जैसे ही मैं कोई कैटेलिस्ट, कोई उत्प्रेरक डालता हूँ तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी आपको दिखाई दी है ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। कैसे? तो अब आपके पास ये तो था रिएक्टेंट और ये था आपके पास प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे ही आपने कैटेलिस्ट डाला, उत्प्रेरक डाला, अब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी और ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब एक्टिवेशन एनर्जी ये है बच्चों, ये है आपकी अब EA2। तो यहाँ पर EA1 जब हमने कोई कैटेलिस्ट यूज नहीं लिया था तो एक्टिवेशन एनर्जी EA1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस, इन द एब्सेंस ऑफ कैटेलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो EA1 क्या है बच्चों, EA1 है यहाँ पर उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आपने उत्प्रेरक डाला यानी कि कैटेलिस्ट डाला तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, यानी कि EA2 एक्टिवेशन एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट, यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, दिस इज द EA2। ओके, तो जब उत्प्रेरक उपस्थित होते हैं तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई जिसकी वजह से रिएक्टेंट जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। अब बच्चों दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की वो एनर्जी होती है जो उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए कंपलसरी होती है उसके पास। इसकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ लेंगे, हालांकि इसकी डेफिनेशन और इसके बारे में इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, फिर भी आपको याद रखनी है कि जो कैटेलिस्ट होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन जल्दी से प्रोसीड हो जाती है और आपकी रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा चौथा था बच्चों कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, हालांकि कुछ कैटेलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बच्चों मिल सकते हैं अपनी बुक में। जैसे अगर हम बात करें कि आपका क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को इसके अंदर फॉस्जीन नहीं बने, फॉस्जीन रोकने के लिए यानी कि इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम इसके अंदर एथाइलिन 2 से 3% एथिल एल्कोहल मिलाते हैं जो एथिल कार्बोनेट बना लेता है। इसी तरह H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका एग्जाम्पल है, जिसका हम ऑक्सीडेशन रोकने के लिए उसके अंदर ग्लिसरॉल मिलाते हैं। तो बच्चों ये सारी चीज़ें जो है ना ये कैटेलिस्ट की तरह काम करती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको पता हो तो हाइड्रोजनेशन के अंदर हम NiPD/Pt यूज़ करते हैं। किसी भी रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो NiPD/Pt यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह से कैटेलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो इसके बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा 5वां है बच्चों, 5th है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। देखिए सरफेस एरिया, जब हम किसी सब्सटेंस का सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्रियाकारकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों आप सबको पता है कि जब हम किसी बड़े सब्सटेंस को, किसी बड़ी, जैसे हमने मान लो हम शुगर को अगर पीस दें या लकड़ी की बात करें, एक बड़ी लकड़ी को जब जलाते हैं तो बहुत देरी से जलती है। लेकिन अगर उसी लकड़ी का हम बुरादा बना दें, उसी लकड़ी को हम पीस कर बारीक पीस दें, पाउडर बना दें और फिर उसको जलाएं तो बहुत फास्ट जल जाती है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को पीस देते हैं या खुरदुरा रफ बना देते हैं तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से
आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड हो जाती है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो रेट भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती है। इसलिए कई सब्सटेंस की अगर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करनी है तो उनको बारीक पाउडर पीस कर और फिर रिएक्शन कराई जाती है। ठीक है बच्चों, अब हमारा आता है 6 नंबर, और 6 नंबर होता है हमारा नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम माध्यम की प्रकृति, नेचर ऑफ मीडियम। देखिए रिएक्शन किस मीडियम में कंप्लीट हो रही है, माध्यम की प्रकृति। देखिए कुछ रिएक्शन मान लो अगर आयनिक रिएक्शन है और अगर हम उसको आयनिक सॉल्वेंट में कर रहे हैं तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक। हम जानते हैं अगर आप किसी आयनिक रिएक्टेंट को आयनिक सॉल्वेंट में कराओगे, सॉल्वेंट में रिएक्शन कराओगे तो वो रिएक्शन फास्ट होगी, क्योंकि आयनिक सॉल्वेंट के अंदर आयनिक रिएक्टेंट इजीली डिजोल्व हो जाता है, इजीली आयनों में डिकम्पोज हो जाता है। तो लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। अगर किसी ध्रुवीय विलायक में आप कोई आयनिक अभिक्रिया करा रहे हो तो बच्चों वो बहुत फास्ट होगी, क्योंकि समान समान को घोलता है, आयनिक आयनिक को घोलता है। लेकिन अगर आपका रिएक्टेंट अनआयनिक है, अध्रुवीय है, और आपका माध्यम ध्रुवीय है तो रिएक्शन स्लो होगी, धीरे होगी, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। तो बच्चों माध्यम की प्रकृति का भी रेट ऑफ रिएक्शन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अगर आपका माध्यम आयनिक है और आपका रिएक्टेंट भी आयनिक है तो रिएक्शन फास्ट होगी, है ना। तो आयनिक माध्यम में आयनिक रिएक्टेंट, आयनिक क्रियाकारक क्या करेंगे, फास्ट रिएक्शन करेंगे। ओके बच्चों, फास्ट रिएक्शन करेंगे, तो इस बात का ध्यान रखना है। अगला नंबर जो 7 है वो है रेडिएशन इफेक्ट। रेडिएशन इफेक्ट क्या होता है बच्चों, देखिए मैं आपको एक रिएक्शन से इसको समझाता हूँ। 7 है आपका रेडिएशन, विकिरण प्रभाव, रेडिएशन इफेक्ट। शायद आपकी बुक में गिवन नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि रेडिएशन इफेक्ट क्या होता है कि जब हम H2 और Cl2 की रिएक्शन अंधेरे में कराते हैं, डार्क में कराते हैं, अंधेरे में, तो बनता तो HCl है लेकिन बहुत स्लो होता है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन को हम लाइट में कराएं, सनलाइट की प्रेजेंस में कराएं, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो सनलाइट की प्रेजेंस में इनको एनर्जी मिल जाती है और ये बहुत फास्टली रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट रेडिएशन का इफेक्ट पड़ा है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट हो रही है और जब सनलाइट नहीं थी ये रिएक्शन स्लो हो रही है। इट मीन्स रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन पर ना तो नेचर रिएक्टेंट का डिपेंड कर रहा है, या जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन ना तो नेचर पर डिपेंड कर रही है, ना ही जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, ना ही जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, लेकिन उनकी रेट ऑफ रिएक्शन रेडिएशन पर, जो रेडिएशन कितनी एनर्जी का रेडिएशन आप डाल रहे हो उस पर डिपेंड करती है। तो बच्चों दैट इज़ द रेडिएशन इफेक्ट। ओके, तो बच्चों ये 7 जो हमने आज पढ़ा है आपको, पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दूसरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, तीसरा टेम्परेचर, चौथा कैटेलिस्ट, पांचवा सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, छठा नेचर ऑफ मीडियम और सातवां रेडिएशन इफेक्ट। ये थे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। मैं हिंदी में बता देता हूँ। आज हमने आपको 7 कारक पढ़ाए, वो सारे कारक जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले 7 कारक थे। अभिकारकों की सांद्रता, और अगर अभिकारक गैसीय हों तो उनका आंशिक दाब, दूसरा अभिकारकों की प्रकृति, तीसरा ताप, चौथा उत्प्रेरक, पांचवा पृष्ठीय क्षेत्रफल, छठा माध्यम की प्रकृति और सातवां विकिरण प्रभाव। तो बच्चों ये सारे आज हमने पढ़े। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे बच्चों की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या अंतर है और ये कैसे निकाली जाती है। तो बच्चों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।